हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज़ाकरा फैमिली रिएक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, राजीबाजी होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है। अभी मैंने इसका जो है पढ़ा है, इसका टाइटल मैं आपको वो भी टाइटल बता देती हूँ। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इतनी देर। टाइटल है कश्मीर हिंदूज ब्रूटल एक्सोडस 1990 कोर इशू ऑफ कश्मीर। तो देखते हैं इस वीडियो में हमें कौन सा जो है क्या देखने को मिलता है, ये कौन सा इशू जो है वो यहाँ डिस्कस हुआ है। तो ये सारे सीन जो हमें वीडियो में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने जस्ट अभी टाइटल ही पढ़ा है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को राम राम। असी गच्छी पनूने पाकिस्तान, बटाव रोश टू बटाने इंसान। 19 जनवरी 1990 में मस्जिद से जो अनाउंसमेंट्स की जा रही थी, जो आवाज़ें आ रही थी, वो हमें शांति का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं थी, वो हमें डर के जाल में कैद करना चाहती थी। ऐसा डर जो कश्मीरी पंडितों को मजबूर कर दे अगली सुबह ही अपने घर छोड़कर भाग जाने के लिए। ऐसा डर जिसमें लाखों कश्मीरी पंडितों की बेबसी, उनके आंसू, उनकी चीखें और उनकी घुटन छुपी है। आप इमेजिन करिए 19 जनवरी 1990 की वो रात। कश्मीर में तो सर्दी भी बहुत होती है, तो ठंडी सर्दी की रात। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, मानो तूफान से पहले की शांति हो। हजारों लोग अपने घरों के अंदर ठंड से बचकर गर्मी ले रहे थे और एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि कश्मीर में सब सही होगा। लेकिन वहीं और हजार लोग मस्जिद में थे और ठीक रात के 10 बजे एक शुरुआत होती है। एक गली में नहीं, एक लोकेलिटी में नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, बल्कि पूरी कश्मीर घाटी में, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूरी कश्मीर की घाटी गूंज उठती है मस्जिदों से आ रही उन आवाज़ों से, जिसमें वो कहते हैं बटान हिंद ब्योल खुदायान गोल, यानी कश्मीरी पंडितों के बीज अल्लाह ने तबाह कर दिए हैं। इसके आगे सुनिए, रलीवे सलीब या गलीवे, यानी या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो या फिर छोड़ के चले जाओ या फिर मार दिए जाओगे। हम मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, उनके नहरे थे कि अगर आप नहीं निकलेंगे हम आपको मारेंगे। अगर इससे भी रूह नहीं कांपी तो आगे वो कहते हैं दिल में रखो अल्लाह का खौफ, हाथों में रखो कलाशनिकोव। फिर आवाज आती है यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा। अब सोचिए, एकदम से आपको ये सब सुनने को मिले, ये सुनने को मिले कि कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे, वो भी पंडितों के बिना, लेकिन उनकी महिलाओं के साथ। क्या आपकी रूह नहीं कांप जाएगी? सोचिए उन कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ होगा। उनके डर को महसूस कीजिए, उनकी बोहों पर आते उस पसीने के बारे में सोचिए, उनकी तेज धड़कनों को महसूस कीजिए। ना उस समय सोशल मीडिया था कि एक ट्वीट डालकर सबको बता सके, ना ही फेसबुक था कि इमरजेंसी पोस्ट डाले, हेल्प मांगे, ना ही टेलीफोन लाइंस इतनी स्ट्रांग थी। मतलब ऐसा इमेजिन करिए कि कम्युनिकेशन के मिनिमम साधन थे। फिर भी उस हबड़ तबड़ की कल्पना कीजिए जब पंडितों ने मस्जिदों से आती आवाज़ों को सुना होगा और जल्दी जल्दी पुलिस को, मिनिस्टर्स को, होम मिनिस्टर को कॉल लगाए होंगे। न जाने कितने लोगों के आधे परिवार तो उस समय हो भी नहीं, उन्हें भी कॉल्स लगाए होंगे। शायद इतना सा सोचकर, इमेजिन करके ही हम सब घबरा गए हैं, डर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब सोचिए उन कश्मीरी पंडितों का जिन्होंने पिछले 32 सालों में हर रोज़ उस बुरी याद को वापस से सोचा होगा, वापस से देखा होगा। शायद उनका ट्रॉमा, उन पर गुजरी जो थी, वो हम कभी नहीं सह पाएंगे। आज तक कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला है। दुख की बात तो ये है कि उनके दर्द को आज भी उतना समझा ही कहा जाता है। मास एक्सोडस की ये घटना इतिहास से जैसे भुला भी वो डर महसूस हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। वो कहते हैं मस्जिद से मुजाहिदीन रेजिस्टेंस की तारीफ के गानों के बाद अगला सुनाई देता है असी गच्छी पानूने पाकिस्तान, बटाव रोश टू बटाने इंसान। माँ किचन की तरफ भागती हैं और एक बड़े से चाकू के साथ वापस आती हैं। अगर वो आते हैं तो मैं इसे मार दूंगी, उन्होंने बहन की तरफ देखते हुए कहा, और फिर मैं अपने आप को मार लूंगी। आप दोनों देख लेना आपको क्या करना है। अब आप सोचिए कि उस छोटे से बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसने ये सब होते हुए देखा होगा। और राहुल पंडिता अपनी किताब में लिखते भी हैं कि ये सब एक ही जगह नहीं हुआ था, बल्कि पूरी कश्मीर घाटी में हुआ था। सब पूरी तरह से प्लान था, पहले से ही सोची समझी साजिश थी। कहीं पर कश्मीरी पंडितों के घरों पर पत्थर मारे गए तो कहीं पर उनके घरों के बाहर ये चिल्लाया गया कि पेट्रोल लाओ, इनके घरों में आग लगाते हैं। मकसद साफ था, कश्मीरी पंडितों के मन में डर जगाना और उन्हें कश्मीर छोड़कर जाने पर मजबूर कर देना। 19 जनवरी के उस दिन के बाद से कश्मीर का हर दिन 19 जनवरी जैसा ही था।
मानो हर रोज वो डर, वो पीड़ा सह रहे हो, वो धमकियां झेल रहे हो, वो सब होते हुए देख रहे हो। शुरू में तो कश्मीरी पंडितों को आराम से छुपकर मारा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों में जोश बढ़ने लगा वैसे वैसे ये किलिंग्स भी ओपन हो गई। इस पागलपन का कोई अंत नहीं था। पंडित सर्वानंद कोल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कोल को अनंतनाग में उनके घर से उठा लिया गया था और एक दिन बाद उनके शरीर पेड़ से लटके हुए मिले थे, जिसमें उनकी हड्डियां टूटी हुई थी, बाल खाल से निकाले जा चुके थे और स्किन काटी गई थी। बुरा हाल तो ये है कि मरने से पहले उनके आईब्रोज के बीच में कीलों को हथौड़े से ठोका गया था और पूरे शरीर पर सिगरेट से जलने के निशान थे। बिट्टा कराटे यानी फारूक अहमद दार के हाथ से मर्डर्ड 20 कश्मीरी पंडितों को कैसे भूला जा सकता है। उसमें भी सबसे पहले उसने मारा था ये वही सतीश कुमार टिक्कू हैं जो बिट्टा कराटे को स्कूटर पर बैठाकर ले जाते थे। बिट्टा कराटे बड़े प्राउडली कहता है कि उसने हर एक कश्मीरी पंडित को या तो सीधे दिल पर मारा है या फिर सर पर, और उसका एक भी शॉट कभी मिस नहीं हुआ। गिरजा टिक्कू एक 21 साल की लैब असिस्टेंट जो गवर्नमेंट के स्कूल में काम करती थी, उसको किडनैप करके गैंग रेप किया गया और उसके शरीर को जीते जी 2 हिस्सों में 100 मील से काटा गया। ऐसा तो शायद जानवर भी नहीं करते। ये कैसा जंगलीपन है? कौन सी खुंदस है या कौन सा गुस्सा है? क्या ये है शांति का पाठ? क्या अल्लाह ये चाहते हैं? अगर एक ब्रीफ हिस्ट्री की बात करी जाए तो एक बेसिक टाइमलाइन है जो आर्मूनहास ब्लड क्लॉट्स में भी मेंशन्ड है। 1846 में डोगरा महाराजा गुलाब सिंह ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स से कश्मीर खरीद लेते हैं और जम्मू एंड लद्दाख रीजन में उसे मिलाकर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बना देते हैं। 1931 में डोगरा महाराजा हरी सिंह के अगेंस्ट एक मास अपराइजिंग होती है जिसमें मुस्लिम मॉब हिंदू माइनॉरिटीज यानी कश्मीरी पंडितों को टारगेट करती है और बहुत से लोग मरते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है। अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, लेकिन महाराजा हरी सिंह ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कश्मीर का एक्सेशन भारत का होगा या पाकिस्तान का। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के कुछ ट्राइब्समैन पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट से कश्मीर को हथियाने के लिए उस पर अटैक करते हैं। हजारों कश्मीरी पंडितों और सिखों को मारा जाता है और महिलाओं का रेप करके उन्हें पाकिस्तान ले जाते हैं। हजारों लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट भी कर दिया जाता है। महाराजा हरी सिंह एक्सेशन भारत को दे देते हैं। फरवरी 1986 में एंटी पंडित राइट्स शुरू हो जाते हैं अनंतनाग एरिया में। पंडितों को पीटा जाता है, महिलाओं का रेप किया जाता है, बहुत से घर और मंदिरों को जला दिया जाता है। जुलाई 1988 में श्रीनगर में 2 लो इंटेंसिटी बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया जाता है। सितंबर 1989 में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टिक्कालाल टपलू को मार दिया जाता है। जनवरी 1990 में मेजर इवेंट शुरू होते हैं, मस्जिदों से अनाउंसमेंट शुरू हो जाती हैं। सिद्धार्थ गीगू और वरद शर्मा की एडिटेड बुक अ लॉन्ग ड्रीम ऑफ होम, द परसिक्यूशन, एक्साइल एंड एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स में बताते हैं कि 1989 में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आर्म्ड इंसर्जेंसी के साथ पंडित सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं और उन्हें मारा जाता है ताकि इंडियन एलिमेंट को खत्म कर दिया जा सके और कश्मीर को इंडिया से लिबरेट किया जा सके। 19 जनवरी 1990 की रात वो खौफनाक रात थी जब कश्मीर में एंटी इंडिया और एंटी पंडित स्लोगन्स की बौछार थी। अप्रैल 1990 में हिजबुल मुजाहिदीन एक मिलिटेंट आउटफिट ने कश्मीरी पंडितों को ये अल्टीमेटम दे दिया था कि 36 घंटों में कश्मीर छोड़ दें वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। मिलिटेंट्स ने आम कश्मीरी पंडितों को किडनैप करना और मारना शुरू कर दिया और इसका डर ऐसा फैला कि पैनिक में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को ही छोड़ दिया। इसमें भी कुछ ही थे जो अपना सामान वगैरह ले पाए, वरना बाकी सारे तो बस जैसे तैसे जान बचाकर भागने शामिल थे। सोचिए, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। 1990 के अंत तक करीबन 5 लाख कश्मीरी पंडित अपने घर छोड़कर एक्सोडस कर चुके थे। इनमें से कुछ जम्मू में चले गए, कुछ और कहीं। हजारों लोगों ने मंदिरों में शरण ली, कुछ शेड्स, बांस या कैनवस के टेंट्स में भी रहे, कुछ ने किराए पर कमरे ले लिए। ऐसा लाइफस्टाइल ना तो सेफ्टी के लिए था और ना ही प्राइवेसी के लिए। बस उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी कारण सिर्फ अकेलापन, दर्द और डेसोलेशन बच गया। हजारों लोग उन मानसिक तकलीफों को झेल भी नहीं पाए। आज भी उस समय की बुरी यादें, उस समय का दर्द, वो घुटन, वो डर कश्मीरी पंडितों के मन में समाया हुआ है। 1990 एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स भारत की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के डार्केस्ट चैप्टर्स में से एक है। दुख की बात यह है कि इस मुद्दे को या तो भुला दिया गया है या फिर इसको पॉलिटिसाइज करके इस पर वोट बैंक की राजनीति खेली जाती है। लेकिन आज जब हम इस एपिसोड को बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी समझें कैसा लगता है जब आपको अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ता है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन ने उम्मीद दी थी, हमें भी उम्मीद हुई थी कि कश्मीरी पंडित वापस आएंगे,
लेकिन एक आरटीआई से पता लगा कि 370 रिपील करने के 2 साल बाद भी कोई कश्मीरी पंडित अपनी जमीन पर वापस नहीं लौटा। कश्मीर जो इतने सालों से टेररिज्म, मिलिटेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी से जूझ रहा है, जो पाकिस्तान के इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से जूझ रहा है, उस कश्मीर में वहीं के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस्ड हैं, होमलेस हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है और कब सही होगा। आज उन कश्मीरी पंडितों ने पलायन कर लिया है। सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशंस में जी रहे हैं। भी था वो ख़त्म हो गया। इतने 4-5 मंजिलों का मकान थे, इतने इतने बड़े बड़े कमरे थे और यहाँ पर एक ये तो हमारी लैट्रिन होती थी वहाँ हमारे कश्मीर में। जय वीडियो में 1990 के वाक़यात दिखाए गए हैं कि उस वक्त इतने बड़े स्केल पर माइग्रेशन हुई। 5 लाख जो लोग थे पंडित से, उनको इलाका छोड़ना पड़ा, कुछ को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया। हालांकि हमारे इस्लाम में कोई जबर नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी मर्ज़ी से अगर कोई आना चाहे तो आ जाए, अदरवाइज़ उसको ज़बरदस्ती इस तरह से नहीं कराया जाता। लगता है ये बातें सिर्फ किताबों की हद तक ही रह गई हैं। ये कुछ जो देखने को मिला बहुत ही अफसोसनाक था। कश्मीर जो है इसका 30% पाकिस्तान के अंडर है, 10% चाइना के और 60% जो है वो इंडिया के अंडर है। तो इतना ज़्यादा एरिया जो है वो इंडिया के पास है। फिर भी उन लोगों को मजबूर किया गया, वहाँ से भगाया गया और बाद में उनको इतने बड़े स्केल पर जब वो लोग वहाँ से गए तो रहाइश का भी बंदोबस्त नहीं था। बहुत सारे उनको मसाइल फेस करने पड़े। उनकी जो जायदादें थी कश्मीर में रह गई थी, वो उनको छोड़ के जाना पड़ी और इन लोगों ने तहिया कर लिया था कि हमने उनकी जायदादें नहीं खरीदनी और ना ही हमने, ज़ाहिर है ना वो बेच सकते थे ना वो साथ ले जा सकते थे। जो साजो सामान था वो भी उनको छोड़ना पड़ा। तो ये एक बहुत ही मिजरेबल कंडीशन थी। तो इस तरह से तो हमारे भी जो हैं लोग हैं इंडिया में रहते हैं, जैसे बम्बई में बहुत सारे पख्तूनों के घराने हैं, बहुत ज़्यादा पठान वहाँ भरे हुए हैं, शाम को बैठ के होती है, हंसी मजाक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह से सब करने लगे तो बस फिर, लेकिन ये अपना अपना होता है। इस तरह से अब देखें किसी को इतना खौफ ज़दा कर देना कि उसे अपनी जान के ही लाले पड़ जाए, ये कहाँ की इंसानियत है। दरअसल जब भी कोई प्रॉब्लम जब पैदा होता है तो फिर हम शुरू में उसको नहीं पकड़ते। जब इस तरह की बातें हो रही थी एकदम या कुछ इस तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा था तो हमने उसको कवर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब ये आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम बहुत ज़्यादा संजीदगी शो करने लगते हैं। इस तरह से जो उनके साथ हुआ, उनकी आंखों में आंसू, इतने हमने सीन देखे, लोग रो रहे थे इतनी बुरी तरह से। ये बहुत ही बुरा सलूक उनके साथ वहाँ हुआ। बेचारों को अपने घर बार साजो सामान छोड़ना पड़ा। यानी खुद को देखें कि अगर हमें कहीं जाना पड़ जाए, हमारे भरे परे घर हैं, कोई चीज़ अपनी ज़रूरत रोज़मर्रा की चीज़ों को छोड़ना, अपनी जायदादों को छोड़ना, उनके बैंक अकाउंट्स भी वहीं फ्रीज़ हो गए थे। उनको मौका ही नहीं मिला कोई अपने साथ कुछ लेके जा। इतना अचानक से हुआ कि एक अफरा तफरी का जो था आलम वो हो गया, एक अफरा तफरी पड़ गई। तो इस तरह से ये नहीं होना चाहिए था, बहुत ही बुरा हुआ। इंसान एक जैसे हैं, जज्बात उनके एक जैसे हैं। अब देखिए कि परेशानी जो है, कितनी परेशानी में वो लोग वहाँ से गए, रोते हुए गए। नौजवान लड़कियाँ थीं, छोटे मासूम बच्चे थे, औरतें थीं, सबको जो है वो वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, खाली हाथ वहाँ से निकलना पड़ा बगैर किसी प्लानिंग के। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई मेथडोलॉजी ना उस वक्त थी ना अब है। इंडिया के साथ जो हमारी दुश्मनी थी वो पार्टीशन की वजह से हुई थी। 1 मिलियन लोगों का खून बहा 1947 में। ये एक बहुत बड़ा
हादसा था जिसको भुलाया नहीं जा सकता। खून से लिखी हुई कहानियाँ हैं, तो ये दोबारा जो इस कहानी है वो दोहराई गई फिर 1990 में। फिर ये खून खराबा हुआ, 5 लाख लोग जो है बेघर हुए, और बहुत सौ को अपनी जानों का नज़राना पेश करना पड़ा। तो ये बहुत तकलीफ़देह बात है, यानी किसी को दुःख होता है, किसी को तकलीफ़ होती है तो फिर वो आके सामने बोलता है ना। तो ये वीडियो देख लेने से या इसको शेयर कर लेने से मसले हल नहीं हो जाते, यानी कोई डायरेक्शन हम पकड़ेंगे भी या नहीं पता नहीं। मैं वीडियो में यहाँ एंड करती हूँ। प्लीज़ अपनी ओपिनियन का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अपने जज़्बात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।